हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम अ, कक्षा 10 के विज्ञान में चौथा वीडियो लेकर के आए हैं। माने भाग चौथा हम लेकर के आए हैं। और आज इस चौथे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या होता है। देखिए, जब तक हम लोग नियम नहीं जानेंगे तब तक हम लोग, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, किसी भी दर्पण की सहायता से कोई प्रतिबिंब हम लोग बना नहीं सकते। ठीक। प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं और उन 3 नियमों को जानना अति आवश्यक है। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। ठीक ना? क्योंकि जब हम लोग बनाएंगे प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा जब हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तो वहाँ हम लोग कैसे जानेंगे कि यह कौन सा प्रतिबिंब है ना? तो प्रतिबिंब देखा जाए वास्तव में तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। लेकिन इसे हम लोग बाई फिगर, बाई चित्र के द्वारा देखेंगे कि कैसा होता है। देखा जाए, मैं आपको बता दूं कि जहां पर दो प्रकाश की किरण वास्तव में काटती हैं वहां पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जहां पर दो प्रकाश की किरण काटती हुई प्रतीत होती है, काटती, वास्तव में काटती नहीं है, काटती हुई प्रतीत होती है, तो जहां पर काटती हुई प्रतीत होती है वहां पर हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आप देख सकते हैं, यहां पर दो प्रकाश की किरण काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो जहां पर प्रतीत होती है वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहां देखिए, यहां पर वास्तव में दो प्रकाश की किरण काट रही हैं, एकदम काट रही हैं। तो यहां पर वास्तव में जहां पर दो प्रकाश की किरण काटती हैं वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहां आप देख सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है और यह ए डैश बी डैश प्रतिबिंब वस्तु ए बी का है। आप देख सकते हैं, वस्तु के सापेक्ष वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जबकि आप यहां देख सकते हैं ए डैश बी डैश आभासी प्रतिबिंब है और इस प्रतिबिंब का वस्तु ए बी है। मतलब क्या हुआ? ए बी वस्तु का प्रतिबिंब, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है। यहां आप देख सकते हैं, जिधर वस्तु ए बी का मुंह है उधर इसके प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का मुंह है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। लेकिन हम लोग इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो देखा जाए, आप यहां देख सकते हैं, यह हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, मैंने आपको अवतल दर्पण की पहचान बताई थी ना, कि क्या होता है अवतल दर्पण। क्या होता है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल दबा होता है, देखो बेटा, ये इसका परावर्तक तल है और परावर्तक तल दबा है ना? परावर्तक तल दबा है, तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल दबा होता है उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, यह जो है अवतल दर्पण है और यह भी अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, राइट। अच्छा, देखा जाए तो प्रतिबिंब होता क्या है? जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो जहां पर वास्तव में काटती हैं वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और जहां पर काटती हुई प्रतीत होती हैं
वहां पर जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में यहां पर आपस में कांटेक्ट कर रही हैं, आपस में काट रही हैं। जहां पर वास्तव में काटती हैं वहां पर हमेशा उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहां पर हम लोग देखें इस AB वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद है ना वास्तव में नहीं काट रही हैं बल्कि काटती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर पीछे ये दोनों प्रकाश की किरण काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जहां पर काटती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर इस AB वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। मैंने आपसे बताया कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा बढ़ता है ना, और जबकि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा बनता है। देखा जाए वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर देख सकते हैं, उसको पर्दे पर ले सकते हैं, बट आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक, आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। तो फिलहाल हम लोग प्रतिबिंब की परिभाषा लिखेंगे। क्या होगा? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं तो वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं बेटा। ठीक, एक बार फिर समझे, ये वस्तु है। तो किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें चली, ठीक ना। तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें ठीक दर्पण से परावर्तन के बाद ये देखो इस प्रकाश की किरण का परावर्तन हो गया और इस प्रकाश की किरण का परावर्तन हो गया और दोनों आकर के यहाँ पर काट रही हैं, वास्तव में यहाँ पे काट रही हैं। तो जहां पर काटती हैं और यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, देखा जाए ये वास्तव में ये प्रकाश की किरण वास्तव में परावर्तन के बाद फैलती हुई जाती हैं। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये दोनों प्रकाश की किरण कहीं भी, चाहे वो बेटा अनंत हो चाहे जो भी हो, वे
कहीं भी आपस में काटेंगी नहीं। तो इस शर्त पर बेटा हम लोग इसको फिर पीछे की तरफ मिलाते हैं, है ना। हम प्रकाश की किरण को पीछे की तरफ जब मिलाते हैं तो ये कहीं न कहीं काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो जहां पर काटती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने आपको बताया प्रकाश की किरणें जहां पर काटती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में काटती नहीं है, वास्तव में काटती नहीं है, काटती हुई प्रतीत होती है। तो जहां पर काटती हुई प्रतीत होती है वहां पर हमेशा जो है वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है वस्तु के सापेक्ष, और इसे पर्दे पर, मतलब आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं ले सकते। यहां पर वास्तव में यहां पर प्रकाश की किरणें या रेज वास्तव में आपस में काट रही हैं, जहां पर वास्तव में काटती हैं वहीं पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग जो है पर्दे पर देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, लिखेंगे बेटा। अब हम इसको मिटा दें बेटा। ओके, लिखेंगे बेटा प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब, और बेटा नंबर दो आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं रियल इमेज बेटा। प्रतिबिंब की अंग्रेजी होती है इमेज। तो अगर हम कहीं पर इमेज बोलते हैं तो बेटा इमेज का मतलब प्रतिबिंब ही होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की इंग्लिश होती है रियल इमेज, REALIMAG। और आभासी प्रतिबिंब का अंग्रेजी होता है वर्चुअल इमेज, VIRTUALIMAGE। ठीक है ना। तो अब हम वैसे फिलहाल हम लोग तो समझ गए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। तो जहां पर प्रकाश की किरणें वास्तव में काटती हैं, जहां पर लिख सकते हैं, जहां पर प्रकाश की किरणें वास्तव में काटती हैं, वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बेटा, ठीक है ना। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है, लिख सकते हैं ना। वास्तविक प्रतिबिंब लिख दें यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, और इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक बेटा, आप इसको नोट करिए बढ़िया से, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। देखा हो गया बेटा, हो गया। ओके, चला फिर। ओके,
अब हमें पढ़ना है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। नंबर 2 की बात करेंगे, आभासी प्रतिबिंब। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज देखा, हमने आपसे बताया कि जहां पर प्रकाश की किरणें आपस में काटती हुई प्रतीत होती हैं, आपस में काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आप यहां देख सकते हैं, है ना, तो लिखें, जहां पर प्रकाश की किरणें, जहां पर प्रकाश की किरणें काटती आपस में काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। मैंने आपको बताया कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, हाथ कंगन कुवारसी, क्या सारा सबूत आपके सामने है। तो आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम लोग आभासी प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। तो हमने आपसे बताया कि आभासी प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। तो लिख दें, आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है, सीधा होता है, सीधा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, केवल आभास किया जा सकता है बस। ठीक है, लिखेंगे, तथा आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक ना। अब हम लोग प्रतिबिंब के बारे में अच्छी तरीके से हम लोग जान गए हैं, समझ गए हैं, पढ़ लिए हैं। अब हमें कोई प्रतिबिंब के बारे में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि किसी भी गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। और हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का मुख्य रूप से 3 नियम होता है। और यदि हमें उन 3 नियमों की जानकारी हो जाए तो हम बड़े आसानी से चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, तो लेंस के द्वारा चाहे दर्पण के द्वारा उन 3 नियमों को लगा करके हम लोग किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं और देख सकते हैं। तो देखा जाए, अब इसको हम बेटा मिटाएंगे। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। ठीक, देखा, हो गया बेटा, हो गया। ये तो हमने बताया आपको इमेज मतलब प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे कब बनता है और कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। ठीक, कानून, नियम, रूल क्या होता है। ठीक, देखा जाए, गोलीय
दर्पण, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। ठीक है ना बेटा, देखा जाए। चलिए, पहला नियम, नियम नंबर 1 हम लोग देखेंगे। देखा जाए, मान लीजिए कि ये आपका अवतल दर्पण है, राइट, और ये आपका उत्तल दर्पण है ना। मैंने आपको बताया था कि जिस गोलीय दर्पण का उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिस गोलीय दर्पण का दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि दर्पण में जो है पोल होता है, ध्रुव, ठीक है ना, यहाँ, और ये ध्रुव जो है परावर्तक तल का ठीक बीच वाला पॉइंट होता है, बिंदु होता है। मैंने ये बात पिछले वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सरलता से बताया था। देखा जाए, यहाँ भी आपका पोल होगा, यहाँ इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। अगर हम वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिला करके एक लंबी सी रेखा खींच दे बेटा, इस रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। यहाँ हम बात करेंगे इसकी, अगर ये इसका क्या है बेटा, वक्रता केंद्र है। अगर हम ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए एक लंबी सी रेखा खींच दें, एक लंबी सी रेखा अगर हम लोग बेटा खींच दें, तो ये लंबी सी रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। देखा जाए, हमने आपसे बताया था कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश की किरण को हमेशा दर्पण हो चाहे लेंस हो, उसके ठीक बाएं साइड से ही आपतित किया जाता है। ठीक, तो देखा जाए होता क्या है। अच्छा, फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में मुख्य फोकस बिंदु होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में मुख्य फोकस बिंदु होता है, और मुख्य फोकस बिंदु होता क्या है यह भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक, तो देखा जाए होता क्या है बेटा, पहला नियम यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आती है, जब कोई प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आती है, आई, ठीक, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये बेटा है ना, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण में वास्तव में मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है ना, तो ये हो गया प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम। क्या है बेटा, क्या है, देखा जाए फिर से एक बार। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, आई, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये हो गया पहला नियम। तो लिख देते हैं। जब कोई प्रकाश की
किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो बेटा हमने आपसे बताया कि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, जबकि अवतल दर्पण के केस में फोकस बिंदु से होकर वास्तव में जाती है। तो ये हो गया पहला नियम। तो आप इसको नोट करिए, लिखिए बढ़िया से। तो फिर हम इसका दूसरा नियम चलते हैं। लिखिए आप। ओके बेटा, हो गया? चलें। ओके ओके बेटा, ओके। अच्छा, देखा जाए। अब दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग बेटा दूसरा नियम पढ़ेंगे कि दूसरा नियम क्या होता है। अब हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे। देखा जाए, ये आपका मुख्य फोकस बिंदु है ना? तो देखा जाए, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये निकल गई। ठीक। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित होती है या आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यहां देखें, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। मैंने कहा ना कि उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि बेटा अवतल दर्पण में वास्तव में जाती हुई, मतलब वास्तव में जाएगी, या वास्तव में क्या हुआ, वास्तव में जाएगी। अवतल दर्पण के केस में वास्तव में जाती है होकर, लेकिन उत्तल दर्पण के केस में केवल प्रतीत होंगी, केवल जाती हुई या आती हुई प्रतीत होगी। देखा जाए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये हुआ प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम। तो देख लें, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है अथवा मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये हुआ दूसरा नियम। तो लिखें, देखा जाए, जब कोई प्रकाश की किरण
मुख्य फोकस से होकर आती है, अथवा यहां पर मुख्य फोकस से होकर आती है, यहां पर मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, अथवा 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 मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है बेटा। ये दूसरा नियम है। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए तो हम चलेंगे तीसरा नियम। देखिए बेटा, हो गया बेटा, हो गया, ओके। ये आपका नियम नंबर 2 है ना, ये आपका नियम नंबर 2 है, हो गया, ओके बेटा, मिटा दें। चल, देखा जाए, ये आपका फोकस बिंदु, ये आपका फोकस बिंदु है ना। अच्छा, नियम नंबर 3 है, क्या है देखा जाए। देखिए, जब कोई, ये बेटा क्या है, ये है वक्रता केंद्र, ये है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है गोलीय दर्पण का। तो देखा जाए, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यहां देखें, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाती है ना। ये हुआ। तो बेटा, इसका परिभाषा क्या हुआ, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर, अथवा माने जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है अथवा वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यह बेटा तीसरा नियम है, तो लिख दें। देखा जाए, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है अथवा वक्रता केंद्र की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक बेटा, आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे और हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बारी बारी से
कि अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, और हम इन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की सहायता से इन तीनों नियमों का अप्लाई करके, इन तीनों नियमों को लगा करके हम लोग बारी बारी से जो है कि प्रतिबिंब बनाएंगे। ओके, धन्यवाद।